हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशंस क्या होती हैं ये पढ़ा था और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये ऑप्टिक्स में लाइट वाले चैप्टर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको कभी कभी स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके फ्रेंड्स, अब दोनों ही स्पीड है तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। और नीचे भी स्पीड है ये डिनोमिनेटर में, तो इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन। तो दोनों ही स्पीड हैं तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा, आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई भी चार डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के बारे में बताओ, उन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ लिखो। तो एक तो ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी और आगे और आएंगी अभी। तो जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो है एंगल। ओके फ्रेंड्स, अब एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब फ्रेंड्स, ये भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो दोनों की डायमेंशन जो होगी एल होगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान में रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है स्ट्रेन। ओके, अब स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कोई भी हमारे पास, जैसे कोई रबर है, रबर बैंड है, अगर हम उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रेन क्या होता है? उस रबर बैंड की लेंथ में जितना भी इंक्रीज हुआ अपॉन उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, इन दोनों का रेशियो ही स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन भी बोल सकते हैं हम, चाहे वो लेंथ में इंक्रीज हो या फिर एरिया में इंक्रीज हो या फिर वॉल्यूम में इंक्रीज हो, किसी भी चीज़ में हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी इनिशियल लेंथ होगी जब इंक्रीज नहीं किया गया उसे। तो ये भी लेंथ है, अपॉन में भी लेंथ ही है, तो दोनों की डायमेंशन एल हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से. ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस यहाँ पर प्रेशर ही है, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस का जो भी डायमेंशन होगा वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन होगी. तो ये हो जाएगा प्रेशर, ये प्रेशर ही है स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन ये है स्ट्रेन. तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको छोड़ देंगे. यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी. फोर्स की डायमेंशन होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो मास की m हो गई, एक्सेलरेशन की LT माइनस 2, और एरिया की डायमेंशन हो गई L स्क्वायर. ओके, और स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको छोड़ देंगे. तो ये हो जाएगा, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m L की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 2. ओके फ्रेंड्स, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा इसका, वो होगा m L माइनस 1 t की पावर माइनस 2. ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, ओके, सरफेस टेंशन को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. इसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स की डायमेंशन तो हमें पता है, वो होती है m L t माइनस 2, और लेंथ की डायमेंशन L होती है. तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा m t माइनस 2. ओके फ्रेंड्स, तो ये है सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फॉर्मूला m t माइनस 2. ओके, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया. एनर्जी पर यूनिट एरिया. अब एनर्जी की वही डायमेंशन होगी जो वर्क की डायमेंशन होती है. और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की डायमेंशन ये है m L t माइनस 2, ये फोर्स हो गया. और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L, और एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर. ओके, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये L का पावर 2 है, यहाँ पर एक L ये है, एक ये है, तो L की पावर 2 हो जाएगी, और नीचे भी L की पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा m t माइनस 2. ओके फ्रेंड्स, तो सरफेस एनर्जी की भी डायमेंशन m t माइनस 2 है. सरफेस टेंशन की भी डायमेंशन m t माइनस 2 है. ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट, इसे मैं मिटा देता हूँ. तो जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके फ्रेंड्स, जब हम किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं और फिर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वापस स्प्रिंग अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है. तो वापस इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है. वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के. यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको कितना खींच रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो वो उसकी जगह पर k आ जाएगा. ये k ही यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. जैसे जैसे ये कोई स्प्रिंग है, अगर हमने इसको खींचा इधर को
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ को होगा जब हम इसको इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आएगा। तो ये एक रिस्टोरिंग फोर्स इसको इसका सेंटर की ओर को लगेगा इधर को। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन भी ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पर जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो वो यहाँ पर से के इक्वस टू क्या आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वस टू एफ अपॉन एक्स। ये फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इक्वस टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर l से l कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू, इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल की पावर 0 टी की पावर माइनस 2। आप चाहें तो यहाँ पर l नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और आती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ये भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके फ्रेंड्स, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है पहले वो सीख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये पता लग गया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी इजीली बना सकते हैं। पहले इसे साफ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास फ्रेंड्स जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे जो मोशन का अपोज होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से करता है। ठीक इसी प्रकार वाटर में भी उसकी लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। सपोज ये हमारे पास वाटर की, पानी की दो लेयर हैं, एक लेयर ये है और एक इससे ठीक नीचे है, एक लेयर ये है। ओके, इन लेयर्स का जो एरिया है वो a है, इनका एरिया a है। अब सपोज ये जो बॉटम वाली लेयर है, इस लेयर का जो वेलोसिटी है वो v है। इससे जो ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है। ऊपर वाली लेयर की जो स्पीड होती है वो थोड़ा ज़्यादा होगी। आप लोगों ने देखा होगा नदी में या पानी में ऊपर वाली लेयर की स्पीड ज़्यादा होती है, और जब हम जैसे जैसे हम बॉटम में जाते हैं उसकी तली में तो पानी रुका हुआ रहता है, शांत रहता है, तो वहाँ पे स्पीड थोड़ा कम होती है। इससे ऊपर वाली लेयर की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी, तो हमने इसको डीवी से रिप्रेजेंट करा है जितना इंक्रीज है। अब सपोज इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो dx है, इन दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस हमने dx मान ली। आप लोग डेल्टा v भी ले सकते हो यहाँ पर और डेल्टा x भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लगेगा वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेयर की एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के, dv ओवर dx। डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। तो इसको हम dv अपॉन dx से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv ओवर dx। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला आएगा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईटा का सिंबल है, इसको हम ईटा पढ़ेंगे। ये ईटा a dv ओवर dx आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक माइनस साइन भी आ जाता है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, अपोजिट होती है। तो ये जो ईटा है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर से ईटा का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ईटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, फोर्स F
dv ओवर dx। ओके फ्रेंड्स, तो हम को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई, अपॉन एरिया की डायमेंशन होती है लेंथ का स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और एक और ये नीचे जो डी एक्स है ये भी एक लेंथ है। तो ऊपर वाली जो लेंथ है वेलोसिटी में और एक नीचे वाली लेंथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट की वो होगी टी माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी डायमेंशन मास की तो एक ही पावर है एम ही रहेगा, और लेंथ ऊपर जाएगा, ऊपर लेंथ की पावर वन है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी एल माइनस वन, और ये जब टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर एक माइनस टू है, तो जब पावर ऐड होंगी तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये पता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। अगर फार्मूला आप लोगों को याद हो गया तो आप इसकी डायमेंशन फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ओके, जो हीट गिवन टू अ बॉडी होती है, हीट ऑब्जर्व बाय बॉडी होती है, वो होती है एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर तो जो स्पेसिफिक हीट है इसका जो फॉर्मूला होगा यही स्पेसिफिक हीट एस। तो ये जो एस है इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। टी यहाँ पर टेम्परेचर है, हियर हियर डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर क्यू हीट है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वही है जो हीट का फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का फॉर्मूला है। तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हम लोगों ने पहले निकाला है। वर्क का डायमेंशन फार्मूला, मास का डायमेंशन होता है एम, और टी टेम्परेचर है, तो इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी, इसको जब सॉल्व इसको एडजस्ट करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m की पावर जीरो और लेंथ की पावर टू है तो एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू है तो ये हो जाएगा, और k की पावर माइनस वन हो जाएगी। ये k जब ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगी पावर। तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगा, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू k की पावर माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्लास नाइन्थ में, वो क्या होता है, Q इक्वल्स टू हमारे पास होता है M इंटू एल। यहाँ पर L लेटेंट हीट है तो यहाँ पर से L का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q अपॉन M। अब Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा, तो ये आ जाएगा M एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है। ओके, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ l आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, अब
हमारे पास जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ओके फ्रेंड्स, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये चेंज इन एंगल है अपॉन चेंज इन टाइम है। तो एंगल का तो हमने पढ़ा था, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी होती है। तो ये हो जाएगा, अब जब टाइम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-1। ओके फ्रेंड्स, ये है एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन पढ़ लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक उसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर टी टाइम है, तो ओमेगा की डायमेंशन तो हमने अभी निकाली है, ये है t-1, और टाइम की डायमेंशन हमें पता है t होती है। तो ये जब टाइम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे से डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? t-2। ओके फ्रेंड्स, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ओके, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ेंगे TAU, टाउ। ओके, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स की का डायमेंशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था पहले, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का m होती है डायमेंशन, एक्सेलरेशन की LT-2, और डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन l होगी। तो ये जब एडजस्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा m l⁻², t⁻²। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा? ml²t-2। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे कभी कभी हम कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस है यहाँ पर r, या फिर हम इसे रेडियस भी बोल सकते हैं। अब मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 होता है, डिस्टेंस को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m l² t-1। ओके फ्रेंड्स, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml² t-1। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे कभी कभी स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और स्मॉल n। तो ये होता है टाइम पीरियड का इनवर्स। ओके, अब ये तो टाइम है, तो 1 तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T हो गया। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-1। ओके फ्रेंड्स, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? t-1। ओके, अब जब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, एनर्जी होती है जो हमारे पास रेडिएशन आता है सन से अर्थ की ओर, वो रेडिएशन एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है, कंटिन्यूस नहीं आता है। तो वो छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उनमें एनर्जी होती है E=h न्यू। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर h का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E/न्यू। अब ई एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का फॉर्मूला होता है, डायमेंशन होती है। ओके,
तो वर्क की डायमेंशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, हमने अभी निकाली टी माइनस वन। ओके, जब ये ऊपर जाएगा तो टी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m होता है, डिस्टेंस है यहाँ पर l से रिप्रेजेंट करते हैं तो l का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब मिलाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा m l स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला सीखेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशन होता है ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।